हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर AL302 के फर्स्ट यूनिट 8086 माइक्रो प्रोसेसर के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हमने इसका इंटरनल आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। इंटरनल आर्किटेक्चर जो होता है 8086 का या किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का, वो उसकी आंतरिक संरचना को बताता है कि अंदर उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स या डिवाइसेस लगी हुई हैं, किस तरह से वो काम करते हैं आपस में मिलके। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका इंटरनल आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। 8086 का जो आर्किटेक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का काम होता है बाहर की डिवाइसेस से डेटा या एड्रेस को लाने ले जाने का, और एग्जीक्यूशन यूनिट उस डेटा या वो इंस्ट्रक्शंस जो बस इंटरफेस यूनिट लेकर आती है उन पर एग्जीक्यूशन का काम करता है। तो लास्ट यूनिट में हमने बस इंटरफेस यूनिट और उसके अंदर क्या क्या यूनिट्स होती हैं उनको कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग एग्जीक्यूशन यूनिट, उसमें अंदर जो भी इंटरनल रजिस्टर्स यूज आते हैं और फ्लैग्स, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूशन यूनिट ये 8086 का इंटरनल आर्किटेक्चर है। ये बस इंटरफेस यूनिट है, ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं 4 16 बिट के। ये पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं SP और BP, और ये इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं DI और SI। टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। ALU इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहाँ पे सभी प्रकार का अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होता है। 8086 क्योंकि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो ALU भी 16 बिट का होता है। फ्लैग रजिस्टर एक 16 बिट का रजिस्टर है जो ALU के ऑपरेशंस का स्टेटस रिकॉर्ड करके रखता है। Execution unit. This unit decodes and executes the instructions fetched by the BIO. Execution unit जैसा कि नाम से हम देख सकते हैं, एग्जीक्यूट करने वाला यूनिट। तो यह यूनिट क्या करता है, बस इंटरफेस यूनिट द्वारा लाए गए सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को डीकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। डीकोड करने का मतलब होता है उन इंस्ट्रक्शंस को समझना कि उन पे किस तरह का ऑपरेशन होना है, और फिर उस प्रकार का ऑपरेशन करना, वो एग्जीक्यूट कहलाता है। It comprises of following units. Execution unit में mainly 5 प्रकार के units होती हैं, mainly 5 components से मिलकर बना हुआ होता है ये। पहला है 16 बिट का ALU। ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो सब ALU में होती हैं। 8086 क्योंकि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, एक बार में 16 बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो ALU यूज होता है वो भी 16 बिट का यूज होता है, ताकि 16 बिट्स को एक साथ प्रोसेस किया जा सके। नेक्स्ट है रजिस्टर एरे। एरे का मतलब होता है ग्रुप। तो रजिस्टर्स का जो ग्रुप यहाँ पर है उसमें 4 रजिस्टर्स होते हैं, AX, BX, CX और DX। ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, साथ ही में इनके कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं। ये 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, इनको 16 बिट के डेटा को सेव करने के लिए यूज किया जा सकता है। साथ ही इन्हें दो 8-8 बिट के रजिस्टर्स में भी ब्रेक किया जा सकता है यदि कभी 8 बिट का ऑपरेशन करना है तो। उसके अलावा इस रजिस्टर एरे में दो पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं जो मेमोरी में ऑफसेट एड्रेस को पॉइंट करते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए, और इसी प्रकार इसमें इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं SI और DI, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, जो डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेसेस को पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर जो भी ऑपरेशन करता है ALU में, तो जो उसका रिजल्ट आता है उसका स्टेटस वो इसमें सेव करके रखता है। यानी एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट की पैरिटी क्या रही, रिजल्ट में कोई कैरी आई या नहीं आई, रिजल्ट का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिजल्ट अगर अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर की कैपेसिटी से बड़ा है, तो वो सब चीज़ें फ्लैग में सेव रहती हैं। नेक्स्ट है टेम्परेरी रजिस्टर। ALU जब भी ऑपरेशन करता है तो ऑपरेट करने के बाद कई बार कुछ बीच के रिजल्ट्स होते हैं जो फाइनली कहीं पर सेव नहीं करने होते। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए म्यूपी पहले 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेगा, फिर उसमें 1 ऐड करके 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेगा। तो वो 1's कॉम्प्लीमेंट यूजर को एंड रिजल्ट की तरह नहीं चाहिए, वो कहीं पे भी सेव नहीं करना है।
लेकिन वो बीच में काम आना है, तो उस रिजल्ट को टेम्परेली सेव करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर टेम्परेरी रजिस्टर्स को यूज करता है। साथ ही ये रजिस्टर तब भी यूज आता है जब आपका डेटा रजिस्टर में सेव है और मेमोरी में सेव है, तो एग्जीक्यूशन के लिए उन डेटा को ALU तक लाने के लिए टेम्परेरी रजिस्टर काम आते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जब ALU में ऑपरेशन होना है उससे पहले जब इंस्ट्रक्शन डीकोड होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट जब इंस्ट्रक्शन को BIU से फेच करने के बाद उसे डिकोड करती है, समझती है कि उस पर क्या ऑपरेशंस होने हैं, तो उसके लिए ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो जो विभिन्न प्रकार के कंट्रोल सिग्नल्स देती है जिनसे फिर आगे ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो पाता है, तो वो विभिन्न प्रकार के टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स देने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट के रजिस्टर्स। एग्जीक्यूशन यूनिट हैज 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स। एग्जीक्यूशन यूनिट जो है जहाँ पे सभी प्रकार के एग्जीक्यूशन होने हैं, उसमें बेसिकली 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जिनके कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शंस भी हैं। वो हैं AX, BX, CX और DX। माइक्रो प्रोसेसर में जहां भी हम X देखते हैं, X का मतलब होता है 16 बिट। इसी प्रकार इसमें 2 पॉइंटर रजिस्टर्स हैं, स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर दोनों ही स्टैक के ऑफसेट एड्रेस को पॉइंट करने के लिए यूज आते हैं। जो ऑफसेट एड्रेस होता है वो SP या BP में से किसी में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एड्रेसिंग पे। अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग दी हुई है तो हम SP यूज करते हैं रजिस्टर्ड एड्रेसिंग के केस में, और अगर बेस एड्रेसिंग दी हुई है तो BP यूज किया जाता है। तो किस प्रकार की एड्रेसिंग यूज की गई है उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंटर रजिस्टर यूज करेंगे। बाकी ये दोनों ही स्टैक के लिए यूज आते हैं। इसी तरह से इसमें 2 इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं, SI सोर्स इंडेक्स और DI डेस्टिनेशन इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स डेटा सेगमेंट के लिए ऑफसेट का काम करता है और डेस्टिनेशन इंडेक्स एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए ऑफसेट का काम करता है। बेसिकली ये दोनों स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज आते हैं। बाकी हम जनरल पर्पस इन्हें किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। इन दोनों को चाहे तो डेटा सेगमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट है AX। AX मतलब एक्यूमुलेटर। ये एक 16 बिट का रजिस्टर है, लेकिन AH और AL में बांट के इसे 8 बिट की तरह भी काम में लिया जा सकता है। AH का मतलब A हाई, यानी इसमें हायर ऑर्डर बाइट सेव किया जाएगा, और AL यानी लो, इसमें लोअर ऑर्डर बाइट सेव किया जाएगा। जो भी 16 बिट हम सेव करना चाहते हैं उसके हायर बाइट यानी 8 से 15 वाले बाइट AH में सेव होंगे, और लोअर बाइट यानी 0 से 7 वाले बाइट AL में सेव होंगे। हायर बाइट AH में, लोअर बाइट AL में। AX or AL is used by I/O instructions for sending or receiving 16 or 8-bit data to or from an input or output device. इसी प्रकार एक्यूमुलेटर को इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस द्वारा यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से 8 या 16 बिट को ट्रांसफर करने के लिए। ये हम पहले 8085 में भी देख चुके हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अगर हमें डेटा का ट्रांसफर करना है, डेटा का आदान प्रदान करना है, तो वो एक्यूमुलेटर द्वारा ही संभव है। तो यदि हमें 16 बिट का डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेना या देना है तो हम AX यूज करेंगे, क्योंकि ये 16 बिट का रजिस्टर है। और यदि हम 8 बिट के डेटा को इन आउट करना चाहते हैं तो हम AL यूज करेंगे। AH यूज नहीं आता, ये फिक्स है फंक्शन। यदि हमें 8 बिट के डेटा को इनपुट आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर करना है तो हम AL ही यूज करेंगे। इसी प्रकार एक और स्पेशल फंक्शन है इसका, वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंस्ट्रक्शंस के लिए। 8085 में मल्टीप्लाई और डिवाइड के इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, वहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट यूज करके ये करना पड़ता है। लेकिन 8086 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस AX और AL ही यूज करते हैं। यदि 16 बिट का डेटा होता है तो AX यूज किया जाता है, और 8 बिट के डेटा के लिए AL। नेक्स्ट है बेस रजिस्टर BX। बेस रजिस्टर BX भी 2 8 बिट के रजिस्टर्स से मिलकर बना हुआ है, BL और BH। इसे हम अलग अलग 8-8 बिट की तरह भी यूज कर सकते हैं, और एक साथ कंबाइन करके ये 16 बिट के रजिस्टर BX की तरह भी काम में आ सकता है।
BH, H मतलब हाई, तो हायर बिट यहाँ पर सेव होंगे, और BL यानी लो, तो लोअर बिट यहाँ पर सेव होंगे. This is the only general purpose register whose contents can be used for addressing the 8086 memory, and it uses DS as the default segment register. जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं हमारे पास AX, BX, CX और DX, उसमें से केवल एक ये रजिस्टर है जिसे ऑफसेट एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज में लिया जा सकता है. जैसे इससे पहले मैंने बताया था आपको SP, BP, SI और DI जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स के नीचे लिखे हुए थे रजिस्टर एरे में, वो सब ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करते हैं. तो इनमें से जो BX है इसमें भी ऑफसेट एड्रेस लिखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ डेटा सेगमेंट के लिए. यदि हम BX को एड्रेसिंग के लिए यूज लेते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर अपने आप किस सेगमेंट में जाएगा? डेटा सेगमेंट में. नेक्स्ट है काउंटर रजिस्टर. काउंटर रजिस्टर CX को काउंटर रजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका स्पेशल फंक्शन है टू बी यूज्ड एज अ काउंटर. CX 16 बिट का रजिस्टर है, इसी तरह से इसको भी दो 8-8 बिट के रजिस्टर्स में डिवाइड करके यूज किया जा सकता है. CL एंड CH. CH मतलब C हाई एंड CL मतलब C लो. इसी प्रकार इसका जो स्पेशल फंक्शन है वो है एज अ काउंटर. कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि शिफ्ट, रोटेट और लूप. इन इंस्ट्रक्शंस के साथ CX काउंटर की तरह यूज में आता है. काउंटर का मतलब जैसे शिफ्ट करना है तो कितने बिट शिफ्ट करने हैं ये हम CX के जरिए बता सकते हैं. इसी तरह से जब हम रोटेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो कितने बिट्स को रोटेट करना है ये हम CX के जरिए बता सकते हैं. जैसे 8085 में ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ा है रोटेट वहां पे जो इंस्ट्रक्शन होते थे ROR, RAR, RAL, RRC, वो इंस्ट्रक्शंस एक बार में एक बिट ही रोटेट करते थे. अगर हमें 4 बिट रोटेट करने हैं तो हमें ये इंस्ट्रक्शन को 4 बार यूज करना पड़ता था. लेकिन 8086 में आप एक ही इंस्ट्रक्शन यूज करके काउंटर यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कितने बिट रोटेट करने हैं. तो हम सिर्फ एक बार लिखते हैं रोटेट AL,05, तो वो AL को 5 बिट से रोटेट कर देता है. तो इस तरह से CX यहाँ पे काउंटर की तरह काम में आता है कि जो लूप चलाना है या जो भी इंस्ट्रक्शन रिपीट करना है, शिफ्ट, रोटेट या लूप, ये इंस्ट्रक्शन कितनी बार रिपीट करना है ये हम CX के जरिए माइक्रो प्रोसेसर को बता सकते हैं. जनरल पर्पस रजिस्टर्स में लास्ट है डेटा रजिस्टर DX. ये भी दो 8 बिट के रजिस्टर्स DL और DH से मिलकर बना होता है, जिन्हें कंबाइन करके हम 16 बिट रजिस्टर DX की तरह यूज कर सकते हैं. DH मतलब D हाई यानी हायर बिट यहाँ पर सेव होंगे, और DL मतलब D लो यानी लोअर बिट यहाँ पर सेव होंगे. इसका स्पेशल फंक्शन आता है मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में. यूज टू होल्ड द हाई 16 बिट रिजल्ट इन 16x16 मल्टीप्लिकेशन. जब 16x16 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो यदि हम 16 और 16 बिट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हो सकता है 16 बिट से बड़ा हो, यानी 32 बिट तक भी वो पहुंच सकता है. तो हमें जो रजिस्टर यूज करना पड़ेगा सेव करने के लिए रिजल्ट, वो हम 32 बिट का लेंगे. अब 32 बिट का तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, रजिस्टर सभी 16 बिट के हैं. तो जब हम 16x16 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हम DX और AX को कंबाइन करके यूज करते हैं. तो जो हायर बिट होते हैं वो DX में आते हैं और लोअर बिट AX में आते हैं. तो हायर 16 बिट तो DX में जाते हैं और लोअर 16 बिट AX में जाते हैं. तो ये हाई 16 बिट रिजल्ट सेव करने के काम में आता है जब 16x16 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है. इसी प्रकार high 16-bit dividend before a 32x16 division and the 16-bit remainder after division. इसी प्रकार से डिवीजन जब हम कर रहे हैं 32 बिट का 16 बिट से, तो 32 बिट को सेव करने के लिए हम वही DX AX को यूज करते हैं. तो हायर जो 16 बिट होते हैं वो DX में सेव होते हैं. हाई 16 बिट डिविडेंड होता है जिसे डिवाइड करने जा रहे हैं, वो इसमें सेव किया जाता है. और डिवीजन के बाद दो चीजें आती हैं आपकी, रिमाइंडर और कोशेंट. रिमाइंडर जो बचता है कोशेंट जिससे डिवाइड किया गया, तो कोशेंट AX में जाता है और रिमाइंडर DX में आता है. तो इस प्रकार ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दौरान यूज में आता है, ये इसका स्पेशल फंक्शन है. Next is stack pointer and base pointer. SP and BP are used to access data in the stack segment. दोनों pointer registers को stack segment के लिए ही यूज में लिया जाता है.
SP is used as an offset from the current SS during execution of instructions that involve the stack segment in the external memory. Stack pointer को stack segment के लिए offset रजिस्टर की तरह काम में लिया जाता है जब हम कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं जिसमें स्टैक सेगमेंट काम में आता है. SP contents are automatically updated, increment or decremented due to execution of a pop or push instruction. ये हम 8085 में भी पढ़ चुके हैं पहले कि जब भी स्टैक में हम डेटा डालते हैं मतलब सेव करते हैं तब वह पुश कहलाता है, और जब हम स्टैक से डेटा वापस बाहर लेते हैं रजिस्टर में तब वह पॉप कहलाता है. तो जब भी कोई पुश इंस्ट्रक्शन होता है यानी स्टैक पे डेटा सेव किया जा रहा है तो स्टैक क्योंकि उल्टी दिशा में बढ़ता है, लास्ट से इनिशियलाइज किया जाता है, तो जब हम पुश इंस्ट्रक्शन देंगे तब स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा 2 बिट से, और जब हम पॉप करेंगे यानी स्टैक से कोई भी डेटा बाहर निकालेंगे वापस रजिस्टर में तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 बिट से इंक्रीमेंट हो जाएगी. तो ये इंस्ट्रक्शन के साथ म्यूपी अपने आप करता है ऑटोमेटिकली, ये हमें नहीं बताना पड़ता, ये अपने आप होता है. Now, base pointer contains an offset address in the current SS which is used by instructions utilizing the based addressing mode. जिस तरह से स्टैक पॉइंटर स्टैक का ऑफसेट एड्रेस रखता है उसी प्रकार बेस पॉइंटर भी स्टैक सेगमेंट के लिए ऑफसेट एड्रेस होल्ड करने के लिए काम में आता है, लेकिन कब? जब इंस्ट्रक्शन में बेस्ड एड्रेसिंग मोड यूज किया गया हो. एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं? एड्रेसिंग मोड कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनके जरिए माइक्रो प्रोसेसर को बताया जाता है कि उसे अपना ऑपरेंड मतलब जिस पे उसे ऑपरेट करना है वो डेटा किस प्रकार मेमोरी से लेकर आना है. तो वो जो तरीका होता है वो एड्रेसिंग मोड कहलाता है. 8086 में 12 प्रकार के एड्रेसिंग मोड हैं, उनमें से एक है बेस्ड एड्रेसिंग मोड. इस एड्रेसिंग मोड में स्टैक सेगमेंट का जो ऑफसेट एड्रेस होता है वो बीपी द्वारा दिया जाता है. तो यहाँ पर एसपी और बीपी दोनों ही स्टैक सेगमेंट के लिए यूज में आते हैं, जस्ट डिपेंड करता है कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है. नेक्स्ट है सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स. सोर्स यानी जहां से डेटा लिया जाना है और डेस्टिनेशन होता है गंतव्य यानी जहां पर डेटा जाना है. यूज्ड इन इंडेक्स एड्रेसिंग, इसे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में काम में लिया जाता है, ये भी एक प्रकार का एड्रेसिंग मोड है. Instructions that process data strings use the SI and DI registers together with DS and ES respectively in order to distinguish between the source and destination addresses. ये किन इंस्ट्रक्शंस द्वारा काम आता है? जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके द्वारा SI और DI रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं. अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग का मतलब होता है, अगर हम सिंपल हिंदी में मतलब देखें तो स्ट्रिंग का मतलब है किसी प्रकार की कोई कड़ी. तो जब हमारे पास एक तरह का डेटा हम अगर एक सीक्वेंस में सेव कर देते हैं मेमोरी में तो वो स्ट्रिंग कहलाती है, और एक के बाद हम उन्हें रीड करना चाहते हैं, मतलब मेरे पास कोई 10 नंबर्स हैं जिन्हें मैंने एक के बाद एक मेमोरी में सेव कर रखा है और उस सीक्वेंस में ही मैं उसे रीड करना चाहती हूँ. तो मुझे सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस बताना होता है और ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं, फिर म्यूपी अपने आप उन पे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेता है. तो वो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं. तो उन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते वक्त हमें ये काम में आते हैं एसआई और डीआई. स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस जहां पर सेव्ड हैं यानी जो उनका सोर्स है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं, स्ट्रिंग डेटा जहां पर सेव्ड है जो उनका सोर्स है वो डेटा सेगमेंट कहलाता है. मतलब स्ट्रिंग जो है एक्चुअली में हमारी सेव कहां पर होती है? डीएस में, डेटा सेगमेंट में. इस डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस को हम बताते हैं एसआई से, सोर्स इंडेक्स से, क्योंकि ये हमारा सोर्स है. और वो इंस्ट्रक्शन अगर हमें वो स्ट्रिंग अगर हमें कॉपी करनी है या फिर उस पर कुछ भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है तो वो करा के जो रिजल्ट सेव करना होता है वो कहाँ पे करते हैं हम? ईएस में. तो ईएस क्या है? हमारा डेस्टिनेशन. तो एक्स्ट्रा सेगमेंट क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन है तो इसके ऑफसेट एड्रेस को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डीआई, डेस्टिनेशन इंडेक्स. तो इस प्रकार स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए SI DS के साथ काम करता है और DI ES के साथ काम करता है. ये सोर्स होते हैं और ES और DI मिलके डेस्टिनेशन एड्रेस बताते हैं. ये एक टेबल है जो इनके
जो हमने रजिस्टर्स देखे उन रजिस्टर्स के स्पेशल फंक्शंस को बताता है, जैसे कि AX 16 बिट का एक्यूमुलेटर है जो एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के 16 बिट के रिजल्ट्स को स्टोर करने के काम में आता है। AL 8 बिट का एक्यूमुलेटर है, यदि ऐसा कोई भी एरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन हुआ है जिसका रिजल्ट 8 बिट का है तो वो AL में सेव होगा। नेक्स्ट है BX बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर बेस एड्रेसिंग मोड में जो भी हमें डेटा एक्सेस करना है मेमोरी में उसका ऑफसेट एड्रेस होल्ड करने के काम में आती है। इसी तरह से CX है काउंट रजिस्टर। काउंट रजिस्टर शिफ्ट, रोटेट या लूप इंस्ट्रक्शंस के दौरान ये इंस्ट्रक्शन कितनी बार रिपीट करने हैं उसका काउंट होल्ड करने के काम में आती है। नेक्स्ट है DX डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस के दौरान डेटा को सेव करने के काम में आता है। नेक्स्ट है SP स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जो स्टैक है हमारा उसका टॉप ऑफ द स्टैक एड्रेस ऑफसेट एड्रेस होल्ड करने के काम में आता है। नेक्स्ट इज BP बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर में भी स्टैक सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होता है, लेकिन कब, जब इंस्ट्रक्शन में बेस एड्रेसिंग मोड यूज किया गया हो। नेक्स्ट है SI सोर्स इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए सोर्स ऑपरेंड की इंडेक्स वैल्यू का होल्ड करने के काम में आता है। इसी तरह से DI डेस्टिनेशन इंडेक्स। डेस्टिनेशन इंडेक्स स्ट्रिंग ऑपरेशंस के एग्जीक्यूशन के दौरान जो डेस्टिनेशन एड्रेस है यानी एक्स्ट्रा सेगमेंट का जो एड्रेस है उसकी ऑफसेट वैल्यू सेव करने के काम में आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट में जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज फ्लैग रजिस्टर. This is a 16-bit register which shows the status of the results after any execution is being done. फ्लैग रजिस्टर एक 16 बिट का रजिस्टर है जो किसी भी एग्जीक्यूशन के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है उसका स्टेटस दर्शाने के काम में आता है. Only 9 bits are being used as flags and rest are unused. ये 16 बिट का रजिस्टर है लेकिन इसमें केवल 9 बिट्स काम में आते हैं, बाकी सब खाली हैं, unused है. 8086 has 6 conditional flags and 3 control flags. 8086 में जो टोटल 9 फ्लैग्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लैग. कंडीशनल फ्लैग 6 प्रकार के होते हैं. 6 जो होते हैं वो कंडीशनल फ्लैग होते हैं और 3 जो होते हैं वो कंट्रोल फ्लैग होते हैं. कंडीशनल और कंट्रोल किस हिसाब से कहा गया है इनको कि जो रिजल्ट का स्टेटस बताते हैं वो कंडीशनल फ्लैग्स कहलाते हैं, जैसे कि साइन, पैरिटी, कैरी. और कंट्रोल फ्लैग्स प्रोग्रामर को कंट्रोल देते हैं प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रकार का चेंज करने का. मतलब ये फ्लैग्स तो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन ये फ्लैग्स ऐसे हैं जो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग में अपने हिसाब से चेंज करके उसको यूज कर सकता है. इसीलिए इसे कंट्रोल फ्लैग कहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामर को कंट्रोल देते हैं उसके प्रोग्राम का, म्यूपी को वो अपने हिसाब से काम करवा सकता है. 6 कंडीशनल फ्लैग्स जो हैं वो होते हैं ओवरफ्लो फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग. इनमें से 5 हम पहले 8085 में पढ़ चुके हैं, साइन, जीरो, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी एंड कैरी. एक नया है 8086 में, दैट इज ओवरफ्लो फ्लैग. जैसा कि नाम से पता चलता है ओवरफ्लो यानी जो रिजल्ट है वो अपने रजिस्टर की कैपेसिटी से बड़ा है. जो हमने रजिस्टर काम में लिया वो 16 बिट का है, लेकिन जो रिजल्ट आया वो 16 बिट से बड़ा अगर हो गया है तो ये फ्लैग 1 हो जाएगा और ये बता देगा कि जो आपका रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर के साइज से बड़ा है. तो जो 6 कंडीशनल फ्लैग्स होते हैं डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन, ऑपरेशन के रिजल्ट पर डिपेंड करते हैं. While 3 control flags DF, IF, TF are intentionally used by the programmer. जबकि जो 3 control flags होते हैं वो प्रोग्रामर द्वारा यूज किए जाते हैं. DF का मतलब होता है डायरेक्शन फ्लैग, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के दौरान काम में आता है. IF इज इंटरप्ट फ्लैग, इंटरप्ट को हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं इसके जरिए. एंड TF इज ट्रैप फ्लैग, ये डीबगिंग के लिए काम में आता है. ट्रैप फ्लैग को जैसे ही हम सेट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन में चला जाता है, एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है. तो हम सारे रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली एरर किस इंस्ट्रक्शन में आई है.
पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होता है तो हमें नहीं पता चलता कि हमारा कौन सा स्टेप गलत है। लेकिन यदि हम ट्रैप फ्लैग को सेट कर दें तो माइक्रो प्रोसेसर एक बार में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है और फिर किसी इंटरप्ट को सॉल्व करने चला जाता है और आपको वो रिजल्ट दे जाता है। तो वो रिजल्ट हमें डिस्प्ले पे दिखाई देता है, बीच का रिजल्ट भी। तो हम हर इंस्ट्रक्शन के बाद का रिजल्ट चेक करके पता लगा सकते हैं कि वो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है और एक्चुअली में किस स्टेप में प्रॉब्लम आई है। ये फ्लैग रजिस्टर्स हैं। फर्स्ट है आपका कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग तब सेट होता है जब किसी भी एरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद आपकी कैरी आई हो लास्ट एमएसबी पे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, तब कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। अगर कैरी नहीं आती है तो ये रीसेट रहता है। सेट का मतलब होता है 1 और रीसेट का मतलब होता है 0। नेक्स्ट है पैरिटी फ्लैग, जहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, वो सब बिट्स खाली हैं, यूज नहीं आते हैं, केवल 9 बिट्स यूज आते हैं। सेकेंड है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारा रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 कितनी बार आ रहा है। अगर 1 इवन टाइम्स आता है तो पैरिटी इवन होती है, और अगर 1 ऑड टाइम्स आता है तो पैरिटी ऑड होती है। इवन और ऑड का मतलब होता है, इवन का मतलब होता है विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, यानी 0, 2, 4, 6, 8। तो अगर 1 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है या 6 बार आ रहा है तो इवन पैरिटी है। और यदि 1 3 5 7 या 9 टाइम्स 1 आ रहा है तो ऑड पैरिटी है। तो पैरिटी फ्लैग सेट होता है जब इवन पैरिटी होती है और रीसेट होता है जब ऑड पैरिटी होती है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ये बताता है कि जो हमारे 8 बिट हैं उसमें से अगर लोअर 4 बिट से हायर 4 बिट पर कोई कैरी गई है, जिसे निबल भी कहा जाता है, तो लोअर निबल से हायर निबल पे अगर कोई कैरी गई है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, अदरवाइज ये रीसेट रहता है। बेसिकली ये बीसीडी कैलकुलेशंस में काम में आता है। नेक्स्ट है जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग तब सेट होता है जब हमारा फाइनल रिजल्ट 0 है। अगर रिजल्ट 0 आता है तो ये सेट हो जाता है, अदरवाइज ये रीसेट रहता है। नेक्स्ट है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग तब सेट होता है जब आपका रिजल्ट नेगेटिव हो। अगर रिजल्ट नेगेटिव है, माइनस है, तो ये फ्लैग 1 होगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो ये फ्लैग 0 रहेगा, रीसेट रहेगा। नेक्स्ट है ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग तब जब ये कंट्रोल फ्लैग है, ये यूजर द्वारा यूज किया जाता है। हम अगर इसे 1 कर देते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन में चला जाता है और हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद कोई इंटरप्ट सॉल्व करने चला जाता है। इस दौरान हम हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या नहीं, वो सही है या गलत। तो इससे हम डीबगिंग करते हैं, हमारी एरर्स को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है IF इंटरप्ट फ्लैग। ये भी यूजर द्वारा यूज किया जाता है, कंट्रोल फ्लैग है। यदि हमने इसको 1 कर दिया है, सेट कर दिया है, तो इंटरप्ट्स जो हैं वो इनेबल हो जाएंगे। सभी इंटरप्ट्स को माइक्रो प्रोसेसर हैंडल करेगा। और यदि हम इसे 0 कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं, तो सभी इंटरप्ट्स डिसेबल हो जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर किसी भी इंटरप्ट को ध्यान नहीं देगा एक्सेप्ट NMI। NMI इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, हम उसे मास्क नहीं कर सकते। जिन इंटरप्ट्स को हम मास्क कर सकते हैं उनको हम इसके द्वारा डिसेबल कर सकते हैं। यदि ये 1 है तो इंटरप्ट इनेबल रहेंगे, अलाउ रहेंगे, माइक्रो प्रोसेसर उन्हें देखेगा। यदि ये 0 है, रीसेट है, तो माइक्रो प्रोसेसर उन इंटरप्ट्स को चेक नहीं करेगा, उन्हें हैंडल नहीं करेगा। नेक्स्ट है DF डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग जो होता है वो डायरेक्शन बताता है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के दौरान। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक साथ मेमोरी में जो डेटा लिखा होता है उसको एक साथ एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें हमें सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस बताना होता है और नंबर ऑफ बाइट्स बताने होते हैं कि यहाँ से ये बाइट्स लिखे हुए हैं और इतने नंबर ऑफ बाइट्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो अब उसमें एक क्वेश्चन आता है डायरेक्शन की, जो हमने उसको स्टार्टिंग एड्रेस दिया है उस एड्रेस से ऊपर जाना है नंबर पढ़ने के लिए या उस एड्रेस से नीचे आना है नंबर पढ़ने के लिए। तो एड्रेसेस को +1 करना है या एड्रेसेस को -1 करते जाना है, ये हम डायरेक्शन फ्लैग से बताते हैं। यदि डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 होती है, यानी ये रीसेट होता है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट मोड में काम करता है, यानी अपने आप एड्रेस को +1 करता जाएगा और नेक्स्ट नंबर को लेता जाएगा। यदि यहाँ पे 1 है
तो ये ऑटो डिक्रीमेंट मोड में काम करता है। ऑटो डिक्रीमेंट का मतलब क्या है कि ये जो हमने स्टार्टिंग एड्रेस दिया है उसमें -1 करके नेक्स्ट डेटा को लेता जाएगा। तो इस प्रकार डायरेक्शन फ्लैग से हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हमने स्ट्रिंग लिखी हुई है वो म्यूपी को कैसे पढ़नी है, लो टू हाई या हाई टू लो। लास्ट है ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग तब सेट होता है जब जो भी हमने एरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन किया है उसका रिजल्ट डेस्टिनेशन रजिस्टर के साइज से बड़ा है। जब डेस्टिनेशन रजिस्टर का साइज छोटा है और रिजल्ट बड़ा आ जाता है तो उस केस में ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाता है। यानी कि हमारे पास अगर 8 बिट का रजिस्टर है और रिजल्ट बड़ा है 7 बिट से, इसी प्रकार से 16 बिट का रजिस्टर है और रिजल्ट 15 बिट से बड़ा है, तो उस टाइम ये सेट हो जाएगा। अब 8 के लिए 7 क्यों? क्योंकि हम साइंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो 8 बिट में जो लास्ट बिट होता है MSB जो होता है वो साइन बिट होता है। इसी प्रकार से 16 बिट का भी जो MSB होगा वो साइन बिट होगा। तो 8 बिट का रिजल्ट मैक्सिमम 7 बिट का हो सकता है क्योंकि एक बिट उसमें साइन के लिए रिजर्व किया गया है। तो यदि 7 बिट से बड़ा हो जाता है तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा। यदि 16 बिट का ऑपरेशन हुआ है तो 16 बिट के केस में रिजल्ट 15 बिट तक का ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8086 का फ्लैग रजिस्टर है ये, जिसमें 9 फ्लैग्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।